हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक लग्जरी बन चुका है। प्राइवेट स्कूल्स एक्सपेंसिव है, पब्लिक स्कूल्स उनकी हालत तो हम सबको पता है। एंड एजुकेशन इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशंस इन द कंट्री। अब ऐसे क्यों है जानते हैं। एंड दूसरे न्यूज में पोर्टर का नाम हम सबने सुना है और अब ये आईपीओ के लिए तैयारी कर रहा है। लॉजिस्टिक्स की दुनिया में ये सबसे बड़ा आईपीओ बन के रह जाएगा। चलो लेट्स लुक एट द डिटेल्स। हाय, this is your host Suhani Kotaria and let's begin. एजुकेशन इंडिया में हमेशा से एक सोशल मोबिलिटी का सबसे बड़ा टूल माना गया है, लेकिन अब एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। लोग ज्यादा पैसा खर्च करने को रेडी है बस अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए। अप्रैल टू जून 25 के कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल सर्वे कहते हैं कि एजुकेशन के नंबर्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब पहले देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स का क्रेज। आज इंडिया में लगभग 51% स्टूडेंट्स प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं। प्री प्राइमरी लेवल पे प्राइवेट स्कूल्स की कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल से 35% ज्यादा है। हायर सेकेंडरी स्कूल पर भी प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल से 5.6 टाइम्स ज्यादा है। पेरेंट्स के लिए प्राइवेट स्कूल्स एक इन्वेस्टमेंट बन गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि यही इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है एंड टीचर्स ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं। गवर्नमेंट को ये ट्रेंड इतना कंसर्निंग लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टेट को बोला है कि पब्लिक स्कूल एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मेजर्स लिए जाए। अब देखते हैं पब्लिक स्कूल के क्या चैलेंजेस है। पब्लिक एजुकेशन का असली प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा कम फंडिंग होती है उसको, अराउंड ओनली 3% ऑफ जीडीपी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, लैब्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मिसिंग होती है एंड टीचर शॉर्टेज और अनट्रेन्ड स्टाफ होता है। और हम सबको पता है कि इंडियन पब्लिक स्कूल्स की हालत कैसी है। इस वजह से रूरल एरियाज में 66% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी, जबकि अर्बन एरियाज में लोग प्राइवेट स्कूल्स चूज करते हैं। ये एक ड्यूअल सिस्टम क्रिएट करता है, एक रिच के लिए और एक पुअर के लिए। नाउ शैडो एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब कोचिंग का बूम। स्कूल फीस के अलावा कोचिंग एक अलग ही बर्डन बन गया है। रूरल एरियाज में 25% स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं और अर्बन एरियाज में 30% स्टूडेंट्स, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स में तो ये रेशियो 40 to 45% तक चले गया है। नंबर्स शॉकिंग है काफी, क्योंकि एक ही स्टूडेंट की एवरेज स्कूल स्पेंडिंग अगर 20,133 है तो कोचिंग के लिए वो ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है। मतलब कोचिंग अलोन इज 20 to 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करके। इसका रीजन सिंपल है, स्कूल की टीचिंग को लोग सफिशिएंट नहीं मानते हैं और जेईई, नीट, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की कठोर कंपटीशन कोचिंग इंडस्ट्री को फ्यूल करती है। अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं, वो जो ज्यादा महंगा भी है और ज्यादा कंपेटिटिव। आईटी और आईएम्स जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लिमिटेड सीट्स देते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स का मेजर हिस्सा प्राइवेट कॉलेजेस में ही जाता है। आज 2/3 हायर एजुकेशन एनरोलमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस गवर्नमेंट के कंपैरिजन में 5 to 20 टाइम्स ज्यादा होती है और फिर भी प्लेसमेंट गारंटी नहीं होती। और एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें तो हर साल और महंगा पड़ रहा है हमें एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन का कॉस्ट एवरेज इन्फ्लेशन से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। पास्ट डिकेड में स्कूल्स और कॉलेजेस फीस की ग्रोथ रेट 7 to 12% कैगर के बीच रहती थी, जबकि जनरल कंज्यूमर इन्फ्लेशन ही सिर्फ 5 to 6% थी। मतलब अगर एक प्राइवेट स्कूल की एनुअल फीस 2015 में 50,000 थी तो वो 2025 में 1.5 लाख हो चुकी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जेईई और नीट के कोचिंग फीस जो एक डेकेड पहले सिर्फ 60 to 70,000 होती थी, अब इजीली 2 to 3 लाख पर ईयर क्रॉस कर चुकी है। एंड हायर एजुकेशन में भी एमबीए, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज की फीस डबल या ट्रिपल हो चुकी है इन द लास्ट 10 years। अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज की इनकम ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं हो रही है जितनी एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ रही है। इस वजह से एजुकेशन ईएमआई, लोन्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी एक नया चैलेंज बन गया है। आरबीआई के डेटा के हिसाब से एजुकेशन लोन्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। एंड हियर कम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि डिग्री तो है बट जॉब नहीं है ड्यू टू स्किल मिसमैच। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से 37% पोस्ट ग्रेजुएट्स अंडर एम्प्लॉयड है। 54% ग्रेजुएट्स को अपनी क्वालिफिकेशन से नीचे जॉब्स मिल रही है।
तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि यूनिवर्सिटीज के करिकुलम और इंडस्ट्री की डिमांड के बीच बहुत बड़ा गैप है एंड इंडिया अभी भी वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है। अब हियर आर सम सॉल्यूशंस जो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं। जैसे एजुकेशन स्पेंडिंग डबल करना होगा, 3% to 6% ऑफ द जीडीपी पब्लिक स्कूल्स को देना होगा। पब्लिक स्कूल्स को स्ट्रांग बनाना होगा विथ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासरूम्स एंड टीचर ट्रेनिंग। प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग इंडस्ट्रीज के लिए फी रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। वोकेशनल और स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने होंगे ताकि ग्रेजुएट्स डायरेक्टली एम्प्लॉयबल हो एंड स्कॉलरशिप्स और सब्सिडीज लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए फोकस करना होगा। एंड दैट इज हाउ मे बी समडे इंडिया विल कोप अप विद अदर स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। अब आते हैं आज के दूसरे न्यूज़ पे, व्हिच इज अबाउट पोर्टर। पोर्टर ने 100 to 110 मिलियन डॉलर्स का नया फंड रेज किया है, जिससे उसका सीरीज एफ राउंड अब 300 to 310 मिलियन डॉलर्स का हो चुका है। ये 2025 का सबसे बड़ा वेंचर बैक्ड डील्स में से एक बन गया है। पोर्टर की वैल्यूएशन अभी भी स्टेबल है, लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स, जो मई 25 के 200 मिलियन डॉलर्स रेज करने की टाइम भी थी। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को पोर्टर का बिजनेस मॉडल और फ्यूचर ग्रोथ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। अब स्टार्टअप फंडिंग राउंड्स का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि हर स्टेज पर कंपनी अलग अलग ग्रोथ पर्पस के लिए पैसा उठाती है। सीरीज ए में स्टार्टअप ने प्रोडक्ट मार्केट फिट अप्रूव किया होता है और वीसीज इन्वेस्ट करते हैं। सीरीज बी में कंपनी अपना मार्केट एक्सपैंड करती है और सेल्स स्केल करती है। सीरीज सी में रैपिड स्केलिंग होती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं। सीरीज डी, ई और एफ लेट स्टेजेस राउंड होते हैं जो मोस्टली आईपीओ से पहले उठाए जाते हैं। मतलब पोर्टर का सीरीज एफ राउंड एक आईपीओ प्रिपरेशन फेज का पार्ट है, जहां कंपनी अपना एक्सपेंशन और बैलेंस शीट दोनों को स्ट्रॉन्ग कर रही है। इस फंडिंग राउंड का स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग है। इसमें आधे से ज्यादा पैसा सेकेंडरी शेयर सेल से आया है, जिसमें अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे P15 पार्टनर्स और के कैपिटल अपनी थोड़ी स्टेक बेच रहे हैं ताकि उन्हें लिक्विडिटी मिल सके। फ्रेश प्राइमरी कैपिटल लगभग 50 to 60 बिलियन डॉलर्स का है, जो सीधा पोर्टर के बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज होगा। ये फैक्ट है कि वैल्यूएशन स्टेबल रही हैं, लेकिन ये सिग्नल देता है कि फोकस हाइप बनाने के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी और आईपीओ रेडीनेस पर है। पोर्टर के बिजनेस और ग्रोथ प्लान्स भी सॉलिड है। ये कंपनी इंडिया का लेंडर है हाइपर लोकल और इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक स्पेस में, और अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा गिग वर्कर्स से पार्टनरशिप कर चुकी है। कंपनी का मॉडल टेक ड्रिवन और एसेट लाइट है। मतलब पोर्टर खुद ट्रक्स या बाइक्स ओन नहीं करती है, बल्कि एक उबर टाइप एग्रीगेटर मॉडल फॉलो करती है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 57% ग्रो हुआ और कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई, जो आज के मार्केट एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आने वाले टाइम में पोर्टर 2 व्हीलर लास्ट माइल डिलीवरी, ट्रक लॉजिस्टिक्स और एंटरप्राइज B2B सर्विसेज एक्सपैंड करने का प्लानिंग कर रही है। साथ ही कंपनी अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स एंड डिलीवरी एफिशिएंसी पर भी पैसा लगाएगी। कंपटीशन में रैपिडो और उबर है, लेकिन डंजो और स्विगी जीनी स्केल बैक कर चुके हैं। इस वजह से पोर्टर के लिए और ज्यादा मार्केट कैप्चर करने का ये चांस एकदम सही है। आईपीओ की तरफ भी पोर्टर एक्टिवली काम कर रहा है। कंपनी का प्लान है कि अगले 12 से 15 महीनों में आईपीओ लाए, मतलब 26 में लिस्टिंग पॉसिबल है। इस फंडिंग से पोर्टर की बैलेंस शीट और स्ट्रांग होगी, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव होगा और आईपीओ इन्वेस्टर्स को एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी दिखने का चांस मिलेगा। इंडिया में ई-कॉमर्स, D2C और SME सेक्टर्स की डिमांड लॉजिस्टिक्स को और बूस्ट कर रही है, जो पोर्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब ये है कि पोर्टर एक आईपीओ रेडी कंपनी बन चुकी है। ये प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ कर रही है और उसके पास अब एक्सपेंशन के लिए कैपिटल भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट नहीं किया है लाइक अदर आईपीओस, बल्कि स्टेबल रखा है, जो एक डिसिप्लिन्ड और रैशनल ग्रोथ स्टोरी को दिखाता है। द बॉटम लाइन इज कि पोर्टर का ये $100+ बिलियन का एक्सटेंडेड सीरीज एफ रेज उसको अगले फेज के लिए रेडी कर रहा है। अब कंपनी के पास एक बड़ा वॉर चेस्ट है, जिससे वो अग्रेसिवली एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी और डिलीवरी नेटवर्क को अपग्रेड कर सकते हैं और आईपीओ के लिए तैयार हो सकते हैं। ये फंडिंग एक नया ट्रेंड भी हाईलाइट करती है, जहां राउंड्स के बाद एक बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी अर्ली इन्वेस्टर्स को मिलती है एंड ग्रोथ कैपिटल कंपनी के पास जाता है। अब चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स की न्यूज़ टैब के अंदर न्यूज़ फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे
Mutual fund equity inflows dropped 21% in August despite continued SIP strength. Equity mutual funds attracted 33,000 crores in net inflows in August, down by 21% from July's 42,000 crores, while maintaining a 54-month positive inflow streak. SIP contributions remained steady at 28,000 crores versus 28,000 crores in July. The moderation was attributed to a fewer new fund offers and lower arbitrage flows compared to July. उसके बाद हम देख सकते हैं that Citroen reduces vehicle prices by up to 2.7 lakhs following GST cut. Citroen India announced price reduction across its entire vehicle segment following new GST structure on passenger vehicles with revised prices effective from September 22. The company sells 6 ICE powered models: C3, C3X, Aircross SUV, Basalt, Basalt X, and C5 Aircross SUV. The C3 and the C3X hatchbacks will be up to 84,000 rupees cheaper, with C3 starting at 4.8 lakhs X showroom. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारे प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप. लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे. जैसे हम देख सकते हैं आज फिर से IT सेक्टर इज अप, where we can see HCL Technology is up by 2.58%, Infosys is up by 1.88%, Wipro is up by 2.65%, TCS is up by 1.99%, Bharat Electronics is up by 4.33%, Bajaj Finance is up by 2.06%, and Axis Bank is up by 1.7%. So these have been the top gainers for today. टॉप लूजर्स की बात करें तो फिर से आज ऑटो सेक्टर नीचे है, where we can see Maruti Suzuki is down by 1.67%, Mahindra and Mahindra is down by 2.5%, Tata Motors is down by 0.9%, Bajaj Auto is down by 1.48%, and Eicher Motor is down by 0.55%. The entire auto industry is down today. FIDI डेटा की बात करते हैं तो as of 9 September 2025, FII ने बाइंग की है, which is very shocking, of 2,050 crores, whereas DI ने भी बाइंग किया of 83 crores. अब बात करते हैं MTF Insights की. As of September 8, 2025, the industry MTF book stands at 95,858 crores, जिसमें 5,758 crore positions add हुए हैं, 5,043 crore positions liquidate हुए हैं. So the net book addition is of 714 crores. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है अल्ट्राटेक सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, ONGC, Axis Bank and Asian Paint, which range from 76% to 67%. अगर हम धन के होम पेज पे जाते हैं, वहाँ पे एक की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन है, जहाँ पे एज ऑफ 11 सितंबर 2025 सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. आज भी वैसे हम देख सकते हैं एक डोजी कैंडल ही फॉर्म हुआ है. ऑल्दो हम लोग आज गैप अप ओपन हुए हैं बाय 100 पॉइंट्स, Nifty stayed right there and is up by 104 points from yesterday's close. Nifty opened around 24,991, made a high of 25,035, made a low of 24,915 and closed around 24,973. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,504, made a high of 81,643, made a low of 81,235 and closed around 81,425. वो अभी उसके 50 MA और 20 MA के ऊपर आ गया है और उसका RSI भी अराउंड 54. अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो आज के टॉप 2 गेनर्स है निफ्टी IT which is up by 2.60% and Nifty PSU Banks which is up by 2.09%. Nifty Mid Cap is also up by 1.22%. अगर लूजर्स की बात करें तो आज सिर्फ एक ही लूजर है, वो है निफ्टी ऑटो which is down by 1.28%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Will you invest in this IPO or will you wait for more details till the next year? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.